नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बाद सीएम पृथ्वीराज चौहान इस्तीफा देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। सूबे के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत एनसीपी के तमाम मंत्रियों ने राज्यपाल को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। इससे पहले सीटों को लेकर तालमेल न होने की वजह से एनसीपी ने कांग्रेस से अपना 15 साल पुराना याराना तोड़ दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी नेता अजित पवार ने ऐलान किया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने गठबंधन टूटने का पूरा ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा। पटेल ने कहा कि एनसीपी ने कांग्रेस से 144 सीटें देने को कहा था, मगर वो 124 से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने उल्टा एनसीपी को इस टूट के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। चौहान ने आरोप लगाया कि एनसीपी ने कहा कि अगर 144 सीटें नहीं मिलती तो वो बात तक नहीं करेंगे। एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन टूटने से पहले बीजेपी शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती भी टूट गई। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन टूटने की घोषणा की। बीजेपी ने गठबंधन टूटने का ठीकरा शिवसेना के सिर फोड़ा और कहा कि उसने सीटों को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखाया। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि बातचीत के दौरान शिवसेना सीएम पद को लेकर अड़ी रही। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं को जिंदा रखते हुए बीजेपी ने साफ किया कि दोस्ती की भावना बनी रहेगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वे प्रचार के दौरान शिवसेना के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उम्मीद है कि शिवसेना भी ऐसा ही करेगी। शिवसेना ने सीएम पद को लेकर अड़ने के आरोप को खारिज करते हुए टूट का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एनसीपी में गुपचुप डील हो गई है, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि हमारे अलग होने का शिवसेना बीजेपी की टूट से कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को मौका परस्त करार दिया गया है। अखबार के संपादकीय में इस गठबंधन की टूटने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालते हुए लिखा गया है कि इससे हिंदुत्व का हनन हुआ। वहीं गठबंधन टूटने के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे के घर, मातोश्री के घर के बाहर कार्यकर्ता जुट गए और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के गठबंधन से अलग होने के फैसले को दुखद बताया। आदित्य ने कहा कि इस फैसले से ठेस पहुंची है, हमने उनका हमेशा साथ दिया, उनके बुरे दिनों में भी हम उनके साथ रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा कि उद्धव ठाकरे 27 सितंबर को एक सभा में गठबंधन टूटने को लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं आरपीआई नेता रामदास अठावले ने गठबंधन को फिर से जोड़ने की कोशिश जारी रखी है। इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर मौजूद थे। हालांकि ये बैठक बेनतीजा रही। अठावले ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें साथ रहने का प्रस्ताव दिया है। अब जब दोनों गठबंधन टूट गए हैं तो नेताओं ने अपने नामांकन भरने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष एकनाथ खड़से ने जलगांव की मुक्ताई नगर सीट के लिए पर्चा दाखिल किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई के अणुशक्ति नगर सीट से नामांकन किया, तो यहीं से मौजूदा विधायक भी हैं। एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई से सटे ठाणे से नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर जिले की शिरडी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह ने मुंबई की कलिना विधानसभा सीट से पर्चा भरा। समर्थकों के जुलूस के साथ वो पर्चा भरने पहुंचे थे। इजाजत न होने के बावजूद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा के जेल में चौधरी देवीलाल के 100वें जन्मदिन के मौके पर चौटाला ने एक रैली रखी थी। दरअसल टीचर भर्ती घोटाले में जेल की सजा पाए चौटाला को मेडिकल ग्राउंड्स पर पैरोल मिली हुई है। इस मौके पर चौटाला ने हुंकार भरते हुए कहा कि वो तिहाड़ जेल में ही सीएम पद की शपथ लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा आज अंबाला में नामांकन दाखिल करेंगे। आज ही चंडीगढ़ में हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा। गठबंधन के तहत कुलदीप बिश्नोई की HJC 65 और हरियाणा जनहित पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले गुरुवार को गोहाना में विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और जन चेतना पार्टी दोनों भ्रष्टाचार को खत्म कर हरियाणा में मजबूत सरकार बनाएंगे।  के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले गुरुवार को गोहाना में विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और
जन चेतना पार्टी दोनों भ्रष्टाचार को खत्म कर हरियाणा में मजबूत सरकार बनाएंगे। अमेरिका के 5 दिन के दौरे पर निकले पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रात बिताई। इससे पहले फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जर्मनी में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने पीएम का स्वागत किया। आज दोपहर 12:30 पर पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के जेकेएफ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे न्यूयॉर्क पैलेस होटल के लिए निकलेंगे। अमेरिका में पीएम की पहली मीटिंग न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो से होगी। पीएम का असली कार्यक्रम 27 सितंबर से शुरू होगा। पीएम पहले ग्राउंड जीरो जाकर 9/11 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। 27 सितंबर को नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की 69वीं महासभा को हिंदी में संबोधित करेंगे। 28 सितंबर को पीएम मेडिसन स्क्वायर ग्राउंड में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे, जिसके लिए लॉटरी के जरिए 20,000 लोगों को चुना गया है। 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे पीएम मोदी। 29 सितंबर को ओबामा मोदी के सम्मान में एक प्राइवेट डिनर देंगे, जबकि 30 सितंबर को द्विपक्षीय बातचीत होगी। करीब 100 घंटे के अमेरिकी दौरे में पीएम 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 30 सितंबर को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात के बाद पीएम वापस लौटेंगे। इससे पहले कल रवानगी से पहले पीएम ने अमेरिका को भारत का एक अहम साझेदार करार दिया। पीएम ने कहा कि वो ओबामा के साथ वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात को लेकर बेहद उत्सुक है। दरअसल मोदी की यह यात्रा इससे भी अहम है क्योंकि करीब 10 साल बाद वीजा बैन के बाद ये उनकी पहली अमेरिका यात्रा है। उधर पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार है, भारत बातचीत के लिए आ गया है। अजीज ने कहा कि बातचीत बंद करने का ऐसा कोई कारण नहीं था। हुर्रियत नेताओं से बातचीत 20 सालों से हो रही है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बातचीत की पहल की पाकिस्तानी अपील को खारिज कर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने एक ईमानदार कोशिश की थी जिस पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। न्यूयॉर्क में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन विदेश मंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सुषमा स्वराज के मुताबिक चीन ने इस बात पर सहमति जता दी है कि भारतीय सीमा में दाखिल हुए चीनी सैनिक आज से हटने लगेंगे और 30 सितंबर तक वो पूरी तरह से हट जाएंगे। इससे पहले सीमा पर लगातार चल रहे गतिरोध के बीच भारत और चीन ने लद्दाख के चुशुल में फ्लैग मीटिंग की। सूत्रों के माने तो बैठक में भारत ने लद्दाख के चुमार में 10 सितंबर से पहले वाली स्थिति कायम करने की मांग उठाई। मामले को सुलझाने के लिए अब तक 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी हैं। पहले ही 2 बैठकें बेनतीजा रही। चुमार इलाके में बीते कई हफ्ते से अपने तंबू गाड़े हुए हैं और उनके हेलीकॉप्टर सैनिकों के लिए खाना गिराते हैं। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ को चीन ने अपने राष्ट्रीय हित से जोड़ा है, जिनकी रक्षा के लिए सेना किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं भारत में चीन के राजदूत ने लद्दाख के चुमार में तनाव की तुलना ताइवान, तिब्बत और शिनजियांग से की है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ब्रिटेन और मालदीव समेत 7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक-एक कर मुलाकात की। सुषमा स्वराज 10 दिनों के अमेरिकी दौरे पर है। इस दौरान वो करीब 100 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान उनके डेलीगेशन में शामिल रहेंगी। अब खबरें दिल्ली और अन्य राज्यों से। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सेक्टर 9 के प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के एक नॉन टीचिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया है। स्कूल में हुई इस घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ये लोग पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। हंगामे को देखते हुए स्कूल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम से लाखों रुपए की जेवरात लेकर लुटेरे फरार हो गए। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने शोरूम मालिक को गोली मार दी। उसकी हालत गंभीर है। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में 2 दिनों से अगवा युवती बेहोशी की हालत में मिली। युवती को 2 दिन पहले राजीव कॉलोनी से अगवा किया गया था। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के जंगलों में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई है। युवक की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक नर्स की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। हत्या के मामले में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया। पीड़ित नर्स तलाक का केस लेकर आरोपी वकील के पास गई थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। नर्स को जब ये पता चला कि उसका प्रेमी विवाहित है तो वो उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। नर्स से छुटकारा पाने के लिए आरोपी वकील ने उसकी हत्या कर दी। उसने नर्स के घर का सामान बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। दिल्ली जू में बाघ का शिकार होने वाले शख्स मकसूद के घर वालों ने जू प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए।
मृतक के घर वालों के मुताबिक अगर बाग के बाड़े के आसपास सुरक्षा के सही इंतजाम होते तो मकसूद जिंदा बच सकता था। घर वालों का कहना है कि बाग के आसपास कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। अगर ऐसा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। मकसूद की मौत से घर वाले सदमे में है, खासकर उसकी पत्नी गर्भवती है। गौरतलब है कि जू में बाघ देखने के दौरान मकसूद उसके बाड़े में गिर गया था, जिसके बाद बाघ ने उसे मार दिया था। दिल्ली के मंडावली स्टेशन पर EMU ट्रेन की 2 बोगी पटरी से उतरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन नई दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रही थी। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने सड़क जाम करके घंटों हंगामा किया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रेनों में ब्लेड मारकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने 6 साल से लापता एक बच्चे को बरामद कर लिया। 14 साल का रिंकेश नाम का लड़का 2008 से लापता था। लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया। बीटेक के छात्र की उसके सीनियर से बुरी तरह पिटाई कर दी। दरअसल छात्र ने रैगिंग के दौरान अपने सीनियर के जूते पॉलिश करने से इंकार कर दिया था। हरियाणा के रेवाड़ी में ट्रेन से बम मिलने की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी, तभी ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। बम एक पॉलीथीन में रखा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को ट्रेन से हटाकर प्लेटफॉर्म के कोने में रख दिया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को बम से दूर रहने को कहा गया। इस दौरान ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। बम स्क्वाड दस्ते को बुलाकर बम डिफ्यूज किया गया। ट्रेन में बम किसने रखा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। ये पटाखे अवैध रूप से रखे गए थे। पुलिस आरोपी मकान मालिक की तलाश कर रही है। जन आक्रोश रैली के दौरान संसद की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस में जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने बैरिकेड से लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। इससे पहले जंतर मंतर पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में दिग्विजय सिंह, CP जोशी, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद ने हुंकार भरी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी के छात्र इकाई और कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में कई लोग घायल हो गए। टीएमसी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से लैस होकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पद से हटाने की मांग के साथ ही सीएम से अनुदान की भी मांग की। इंडियन मुजाहिदीन भारत में वही हालात पैदा करना चाहता है जैसा बगदादी ने इराक और सीरियत में किए हैं। कोर्ट में आईएम के 20 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए एनआईए की टीम ने यह खुलासा किया। एनआईए ने यह भी खुलासा किया कि आईएम के आतंकी नक्सलियों की तरह नेताओं को निशाना बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में साईं भक्तों ने साईं मंदिर में तालाबंदी और साईं के खिलाफ किताब बांटने पर एफआईआर दर्ज करवाई। साईं भक्तों ने बालाजीपुरम मंदिर के संचालकों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। दरअसल मंदिर संचालकों ने मंदिर पर ताला लगा दिया है। मंदिर के संचालक इसके पीछे धर्म संसद के फैसले को वजह बता रहे हैं। वहीं साईं पर शंकराचार्य और स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई के साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में मांग की गई है कि शंकराचार्य को साईं के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल से रोका जाए। चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने से पहले आरएम लोढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। लोढ़ा ने कहा कि किसी भी चीफ जस्टिस या जज को पद छोड़ने के बाद 2 साल कोई संवैधानिक पद नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस का इशारा पूर्व चीफ जस्टिस सदाशिवम की तरफ था, जो हाल ही में केरल के गवर्नर बने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और रेप से संबंधित एक बयान के मामले में टीएमसी सांसद तापस पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लाभ के 2 पदों को संभालने के मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आजम खान को 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में अभी भी लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहत सामग्री यूं ही पड़े पड़े सड़ रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब उधमपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो वहां हमें सैकड़ों टन अनाज यूं ही बर्बाद होता मिला। ये राहत सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के चलते सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बाढ़ के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर में बच्चों के एकमात्र बड़े अस्पताल को खोल दिया गया है। जीबी पंत अस्पताल के दोबारा खुलने से लोग खुश हैं। बाढ़ के चलते अस्पताल 15 दिनों से बंद था। श्रीनगर में मशहूर लाल चौक के नजदीकी मार्केट में भी अभी जगह जगह पानी भरा हुआ है।
बाढ़ से पूरी मार्केट बर्बाद हो गई है, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। बिजनौर में 12 सितंबर को फरार सिमी के 5 आतंकियों की तलाश के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ से आई एसटीएफ की टीम इन आतंकियों की तलाश में जुटी है। ये 5 आतंकी 12 सितंबर से फरार। पहले दिन बिजनौर के आधा दर्जन गांवों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आशंका है कि बिजनौर ब्लास्ट के बाद सिमी के 5 आतंकियों ने जिले के ग्रामीण इलाकों में कहीं शरण ले रखी। राजस्थान के सिरोही में मगरमच्छ के एक घर में घुस जाने से हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में कर लिया गया। लोगो जारी किया, साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एफडीआई की अलग ही परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया। उद्योगपतियों की मौजूदगी में मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम की तुलना शेर से की। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मजबूरी में उद्योगपतियों के पलायन से पीड़ा होती है। पीएम मोदी के मुताबिक गरीबों को रोजगार मिलेगा तो परचेजिंग पावर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मेक इन इंडिया के लॉन्चिंग डे को ऐतिहासिक बताते हुए मुकेश अंबानी अगले 12 से 15 महीनों में उन्होंने 12.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पहुंचे सभी उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तारीफ की। सभी उद्योगपतियों ने एक सुर में माना कि ऐसे कार्यक्रम से उद्योग कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खास सलाहकार दिग्विजय सिंह ने उन्हें अब अपनी नीति बदलने के लिए कहा है। दिग्विजय के मुताबिक राहुल को अपने चाचा संजय गांधी की तरह कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना चाहिए। दिग्विजय के मुताबिक जिस पर संजय ने जेल जाकर और लाठियां डंडे खाकर नेतृत्व किया, वैसे ही राहुल को भी करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस के विरोध हुए प्रदर्शन में राहुल को ये नसीहत की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर फिर विवादास्पद बयान दे दिया है। साक्षी महाराज के मुताबिक ज्यादातर मदरसों में आतंकवाद और जिहाद की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने मुसलमानों की निष्ठा पर दिए पीएम मोदी के बयान की भी परिभाषा दी। साक्षी महाराज का कहना है कि कुछ मुसलमान आतंकवादियों के बहकावे में है, जिसके मद्देनजर मोदी ने ये बयान दिया। यूपी में अखिलेश के 2 विधायक आमने सामने आ गए हैं। मामला संभल जिला का है। गन्नौर से सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव का आरोप है कि विधायक पिंकी यादव के समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला करवाया। वहीं पिंकी यादव आरोपों को खारिज कर रही हैं। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर की दीवार गिरने से 6 लोग जख्मी हो गए। दीवार मकान से सटी एक झोपड़ी पर गिरी। कानपुर देहात में पुलिस की नाक के नीचे थाने से ही ट्रक गायब हो गया। वहीं कानपुर पुलिस ने अपनी गर्दन बचाने के लिए ट्रक मालिक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। कानपुर के लखनपुर इलाके में एक शाही जानवर लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। कुछ कुत्ते उसे खदेड़ रहे थे, तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई। वन विभाग की टीम ने उस पर काबू पाकर उसे जू प्रशासन के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की एक स्टील फैक्ट्री में बॉयलर में हुए धमाके के चलते 17 से 18 कर्मचारी घायल हो गए। मुरादाबाद में कंप्यूटर इंजीनियर ने बेरोजगारी और घरेलू झगड़े से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक नेपाल का रहने वाला था। उसके पति के मुताबिक वो डिप्रेशन में था। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। गुजरात के सूरत में गरबे की धूम देखने को मिली। उत्तराखंड सरकार ने बुजुर्गों के लिए निःशुल्क बद्रीनाथ यात्रा की व्यवस्था की है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए मेरे बुजुर्गों मेरे तीर्थ नाम से योजना शुरू की है। फ्रांस ने आईसिस पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इराक में आईसिस के नियंत्रण वाले तेल संयंत्रों पर हवाई हमले की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी यूएई ने मिलकर सीरिया में भी 12 रिफाइनरी को निशाना बनाया।